में वोटिंग से पहले जी न्यूज के पत्रकार का बड़ा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया हारेंगे चुनाव। हेमंता का बड़ा प्रहार, कहा केजरीवाल भारत का सबसे बड़ा गुंडा है। जो है वो हार रही है दिल्ली में, तो गुंडागर्दी पर उतर गई है क्या? देखिए, केजरीवाल जैसा गुंडा जो अपना घर में अपना दल का ही संसद को पीट सकता है, ऐसा बड़ा गुंडा आपने कभी देखा है? उससे और कौन गुंडा है भारत में? सबसे ज्यादा गुंडा वही तो सबसे ज्यादा गुंडा है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जमकर दहाड़े धामी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम जो पत्रकार हैं जो कि अपने अपने लेवल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अपना अपना सर्वे, अपना अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं। और इस ओपिनियन और सर्वे के मुताबिक जो खासकर जो दिलचस्प लड़ाई है नई दिल्ली विधानसभा सीट में, यहां पर खुद अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जी न्यूज के पत्रकार है शिवम प्रताप सिंह, उन्होंने बकायदा अपने ग्राउंड सर्वे के दौरान ये महसूस किया है कि दिल्ली में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया से लेकर के आतिशी, इनकी जो सीटें हैं वो फंसी हुई है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये तीनों के तीनों लोग अपनी सीट हार रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी की करें तो उन्होंने भी बकायदा ये माना है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में कांग्रेस के उतर जाने से यह लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है और अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी शाख बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, जो कि मौजूदा आंकड़े हैं उसको अगर देखा जाए तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अपनी सीट हार रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जी न्यूज के पत्रकार शिवम प्रताप सिंह कहते हैं कि दिल्ली में चुनावी हवा बदल रही है। बीते एक हफ्ते में बीजेपी के लिए स्थितियां सुधरी है। अभी 3 दिन है, ऐसे ही चलता रहा तो केजरीवाल की वापसी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इनकी सीटें फंसी हुई हैं जिनका नाम है केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, देवेंद्र यादव, दुष्यंत गौतम, अरविंदर सिंह, लवली, अलका लांबा, अवध ओझा, राखी बिरलान। यहाँ पर तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं जो कि अपनी सीट हार रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, जनता उनका जम करके विरोध कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये जनता नहीं बल्कि बीजेपी के गुंडे हैं जो कि हमें प्रचार करने से रोक रहे हैं। अब इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा प्रहार करते हुए ये कहा कि केजरीवाल से बड़ा गुंडा आखिर कौन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा गुंडा जो अपने ही सांसद को अपने ही आवास पर बुलवा के पिटवा सकता है, क्या उनसे बड़ा गुंडा आपने कभी देखा है? अरविंद केजरीवाल भारत के सबसे बड़े गुंडे हैं। सुनिए हेमंता का ये बयान। जो है वो हार रही है दिल्ली में, तो गुंडागर्दी पर उतर गई है क्या? देखिए, केजरीवाल जैसा गुंडा जो अपना घर में अपना दल का ही संसद को पीट सकता है, ऐसा बड़ा गुंडा आपने कभी देखा है? उससे और कौन गुंडा है भारत में? सबसे ज्यादा गुंडा वही तो सबसे ज्यादा गुंडा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो उनके कैंडिडेट पर जानबूझकर हमला करवा रही है। देखिए, हमला करने का डॉक्टरेट किसका पास है? लोगों का ऊपर हमला करने का डॉक्टरेट और मोनोपोली वो केजरीवाल जी ने अपना यूनिवर्सिटी में ही सीख चुका है। कोई वैभव हमारा पार्टी में है क्या? दिल्ली चुनाव आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली में चुनावी प्रचार जो है उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बकायदा दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी शानदार रैलियां की हैं। इस बीच आपको बता दें कि बवाना विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं रविंद्र इंद्राल, उनके समर्थन में धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान धामी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जनता को डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है और यह भरोसा आप सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि महाराष्ट्र में देख सकते हैं, हरियाणा में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। और क्या कुछ मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। भारत माता की
भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जागेश्वर धाम की, गोलजू महाराज की। बबाना विधानसभा क्षेत्र की इस विशाल जनसभा में, जिसमें आप सब लोग इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी, जिन्होंने लगातार आपके लिए संघर्ष किया, इस क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाने का काम किया और सतत संपर्क बनाकर पिछले 5 सालों में लगातार इस क्षेत्र के लिए काम किया है। और जैसा अभी वो कह रहे थे कि 85,000 लोगों ने उनको समर्थन दिया, आप सब लोगों ने 85,000 लोगों ने उनको विधायक के रूप में अपना मत दिया था, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये कमी जिनके लिए आप पूरी करने वाले हैं, ये पूरी कमी उससे आगे गाड़ी निकल जाने वाली है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रविंद्र इंद्रराज जी, जय भगवान यादव जी निगम पार्षद व उपनेता, अमरजीत पांडे जी अध्यक्ष, बेगमपुर मंडल राजेश ठाकुर जी, विजेंद्र यादव जी, विश्वास तोमर जी, प्रदीप जोशी जी, भूपेंद्र शर्मा जी, दिनेश कौशिक जी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार भानु प्रताप वर्मा जी, और मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भाई विनय रोहिला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी संस्थाओं के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो मुझे बताया कि आप काफी देर से यहां पर आए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरी माताएं, बहनें कुछ पारंपरिक परिधानों में यहां पर आई हुई हैं। हमारे कुछ भाई ब्रह्म कपल की टोपी उन्होंने धारण की हुई है और आपने सबने मेरा यहां पर पहुंचने पर स्वागत किया। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है, मां सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है। मैं आप सबको बसंत पंचमी की भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में भाई रविंदर जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्होंने आप सब लोगों के बीच में रहकर इस क्षेत्र की समस्याओं को, यहां के नागरिकों के हर प्रकार से उनकी सरलता के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगातार संघर्ष किया है। और पिछले चुनाव में आप लोगों ने, और मैं कहूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने 85,000 मत देने के बाद भी फर्जीवाल के बहकावे में आकर कुछ लोगों ने और मत दे दिया होता तो ये पिछली बार भी विधानसभा के सदस्य बन गए होते हैं। पिछली बार लोगों ने बहकावे में आकर फर्जीवाल की सरकार, आपदा की सरकार को चुना था, लेकिन उन्होंने बबाना क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहां के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। और इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि इस चुनाव में आपको अपनी उस भूल को, इस क्षेत्र के लोगों को सुधारने का मौका है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी अब बहुत दूर नहीं है।
5 फरवरी आज से मुझे लगता है कि आज का दिन भी चला गया, 3 और 4, 2 दिन बीच में हैं। और 5 फरवरी को आप सब लोग प्रातःकाल से ही भाई रविंद्र इंद्रराज जी को भारी मतों से विजय बनाए और बवाना के साथ साथ पूरी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास को डबल शक्ति प्रदान करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अनेक अनेक अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, अनेक अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में वो सारे काम हो रहे हैं, चाहे गरीबों के लिए योजनाएं लानी हो, चाहे सुशासन करना हो, चाहे आम आदमी के जीवन में एक नया सवेरा लाना हो, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और वहीं जो सरकार दिल्ली में आपदा की सरकार, इसने केवल और केवल विकास के कार्यों में अड़ंगा डालने का काम किया है, जनता को परेशान करना, झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों में अगर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो का 190 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर विस्तार किया गया है, 135 नए मेट्रो स्टेशन जोड़े गए हैं, दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है जो बवाना से होकर गुजरेगी। इससे न केवल इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि विकास को भी एक नई गति मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, अलीगढ़ से महिपालपुर तक, अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारिका से खिड़की तक द्वारिका एक्सप्रेस वे, प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का निर्माण और एक दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण। आने वाले समय में इस एक्सप्रेस वे के बनने से भी दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है, इधर पता होगा, 2 से अधिकतम 2.5 घंटे में। यानी कि जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं आने वाले समय में वो हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आज गरीब कल्याण अन्न योजना में 72 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इतना ही दिल्ली के 30,000 से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूरे देश के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है, करोड़ों करोड़ लोगों को। लेकिन दुर्भाग्यवश केजरीवाल और भ्रष्ट और अहंकारी आपदा की सरकार ने हठ धर्मिता के कारण दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं किया है। भाइयों बहनों, यहां बड़ी संख्या में मेरे उत्तराखंडी भाई बहन भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक और सतत विकास के नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड पूरे देश के इंडेक्स पर पहले पायदान पर आया है, वहीं आज युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है। पिछले 1 वर्ष में 4.4% की कमी लाकर बेरोजगारी दर कम करने में भी हमने राष्ट्रीय औसत को भी उससे भी अधिक प्रगति की है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं सांस्कृतिक मूल्यों को बनाने के लिए, उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए। पूरी दुनिया के मन में जो एक आदर श्रद्धा का भाव देवभूमि उत्तराखंड के लिए है कि देवभूमि कैसी होनी चाहिए, देवभूमि में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार के हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका संवर्धन होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस दिशा में हमने काम किया है। चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घटना, ऐसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा विरोधी कानून हमने यहां लागू किया है। जब मैं लैंड जिहाद की बात करता हूं
तो मुझे आप सबको जरूर बताना चाहिए कि लैंड जिहाद क्या है। उत्तराखंड में बहुत सारे स्थानों पर किसी धर्म की आड़ में, किसी जगह पर नीली चादर, किसी जगह पर पीली चादर, किसी जगह पर हरी चादर ऐसे चढ़ाकर जंगलों में, सरकारी जमीनों में हजारों हजार एकड़ जमीनें ऐसे ही कब्जा कर ली गई थी भाइयों बहनों, हजारों हजार। और हमने इसके खिलाफ अभियान चलाया। हमने कहा सरकारी जमीन पर एक भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और हमने देवभूमि उत्तराखंड में 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन, रविंदर जी 5,500 एकड़ जमीन उत्तराखंड में, भानु जी 5,500 एकड़ जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। और इतना ही नहीं, मैं जब थूक जिहाद की बात करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड दिल्ली के भी लोग जाते हैं बड़ी संख्या में, चाहे चारधाम यात्रा में जाना हो, चाहे देव दर्शन के लिए जाना हो, चाहे गंगा मैया यमुना मैया में जाना हो, स्नान के लिए जाना हो, या साल में विशाल कांवड़ यात्रा में दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। बड़े शिव भक्त कांवड़ लेने जाते हैं। भाइयों बहनों, मसूरी में एक घटना हुई। एक घटना में कुछ ऐसी निम्न मानसिकता की कि खाद्य पदार्थों में थूकने का काम। अभी उत्तरायणी का मेला हुआ बागेश्वर में, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं पाई गई। भाइयों बहनों, आप सब चाहते हैं कि उत्तराखंड शुद्ध होना चाहिए, उत्तराखंड हर प्रकार से अच्छा होना चाहिए, वहां पर स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। जो लोग वहां जाए उनको लगना चाहिए कि उत्तराखंड में हर चीज शुद्ध मिलेगी, अच्छी मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई भी जो है खाद्य पदार्थ वहां पर कहीं दूषित नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने जैसे ही इस घटना हमारे सामने आई, हमने इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी और हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा, न छूक जिहाद चलेगा। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड में अभी एक ऐतिहासिक काम, जो हमारी देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, 3 वैचारिक प्रमुख संकल्प थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। भाइयों बहनों, कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। एक देश के अंदर एक विधान चलना चाहिए, एक देश के अंदर एक निशान होना चाहिए और एक देश के अंदर एक ही निशान हो, एक ही प्रधान होना चाहिए। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त होकर कश्मीर भारत का आज अभिन्न अंग बन गया। भाइयों बहनों, जिसके लिए देश की आजादी के बाद संकल्प रहा। तीसरा संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के आम चुनाव में देवतुल्य जनता के समक्ष गए। हमने संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होगा तो हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और उसके पीछे हमने यह भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये आदि कैलाश का प्रदेश है, महादेव की स्थली है। भाइयों बहनों, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों में अपने देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात है। हर देश के 5वें सैनिक में से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी धर्म का होगा, तो देवभूमि उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, और यह प्रावधान भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर अनुच्छेद 44 जब बना रहे थे उसमें इसका प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक अवसरों पर कहा कि राज्यों को यूसीसी लागू करना चाहिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी
22 साल राज्य स्थापना के बाद एक उत्तराखंड में मिथक था, हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती थी। 5 साल में चुनाव होते थे, सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक नया इतिहास बनाकर भारतीय जनता पार्टी की फिर से दोबारा सरकार बना दी भाइयों बहनों। और हमने भी जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो वायदा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ इस 27 जनवरी 2025 को देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है भाइयों बहनों। और ये समान नागरिक संहिता में अब जितनी कुरीतियां हैं, हलाला है, इद्दत है, हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों के भविष्य का सुरक्षित प्रावधान किया गया है, उनके भविष्य की चिंता की गई है, बुजुर्गों के सुरक्षा का पूरा प्रावधान उसमें किया गया है। और आप सबको याद होगा, हमने वैसे तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप, ये कोई हमारी संस्कृति इसको नहीं मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें प्रावधान किया। आप सबको याद होगा 2022 में इसी दिल्ली में एक भोली भाली लड़की, श्रद्धा बालकर इसका नाम था, एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने उसके साथ झूठ बोलकर, तमाम प्रकार की बातें करके उसको अपने जाल में फंसा लिया। और जाल में फंसाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी भाइयों बहनों। और उसके जो सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस अकाउंट से उसके परिवार के लोगों के साथ बात करता रहा। इसलिए हमने इस बार समान नागरिक संहिता बनाते समय ऐसा प्रावधान किया है कि अब अगर कोई इस प्रकार के संबंधों में रहते हैं तो उनके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी। हमारा हेतु केवल इतना है कि अगर माता पिता को जानकारी होगी तो उन बच्चों का जीवन खतरे में नहीं रहेगा, उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं कर पाएगा। हमारा उद्देश्य है उनके जीवन को बचाना, उन बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। क्योंकि बच्चों के साथ जब अनहोनी हो जाती है, इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो माता पिता के पास रोने के सिवा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है भाइयों बहनों। इसलिए हमने ऐसा प्रावधान किया है कि अब जानकारी प्रशासन को भी होगी, जानकारी उनके माता पिता को भी होगी, जिससे कि कोई भी हैवानियत की, इस प्रकार की आफ्ताब जैसी हैवानियत अब कोई दूसरा हमारी श्रद्धा जैसी बेटी के साथ नहीं कर पाएगा भाइयों बहनों, कोई गलती से भी नहीं कर पाएगा। ऐसे हमने अनेक प्रावधान किए हैं, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं, आप सब 4 धाम आते हैं, आपने देखा है किस तरह से वहां पर आज विकास हो रहा है, किस समय से 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बनी है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से उत्तराखंड में आज चहुमुखी विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाले हो, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, हवाई सेवाएं हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है भाइयों बहनों। मैं उत्तराखंड के बारे में यहां बोलता रहूंगा तो हमारे भाई रविंदर जी कहेंगे कि चुनाव में मेरे लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया और बात कर रहा हूं मैं उत्तराखंड की, ऐसा ही है ना। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव से इसका बहुत बड़ा नाता है, जो 5 तारीख को आपको मतदान के लिए प्रेरित करेगा। ये काम हम इसलिए उत्तराखंड में कर पा रहे हैं। और मैं अभी मैंने कुछ नहीं बोला है, ये केवल मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं। मैं बोलूं तो कई घंटों तक मैं बोल सकता हूं जो काम वहां पर हो रहे हैं। ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए काम हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकारों को लोग आज प्राथमिकता दे रहे हैं। जहां अभी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता, प्रदेशों की जनता डबल इंजन लगा रही है। आपके बगल में हरियाणा में चुनाव हुआ, लेकिन
दरअसल आपको बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और ऐसे तमाम जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी हो, अपनी अपनी तरफ से चुनावी प्रचार को धार देने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जहां पर जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो जनता का रोष उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। न सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ हो रहा है, बल्कि खुद अगर अरविंद केजरीवाल भी किसी सीट पर जा रहे हैं तो महिलाओं से लेकर के जो युवा है वो अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो वाकई में आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो नैया है वो डूबने जा रही है। तभी तो पिछले दिनों देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों ने डूबती नैया का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में अगर बात हम यहां पर बीजेपी की रैलियों की करें तो जाहिर तौर पर भले ही लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में आई है तो इससे ज्यादातर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को पहुंच रहा है। फिलहाल ये फायदा किसको पहुंच रहा है वो तो 8 फरवरी को जब नतीजे घोषित होंगे उसमें पता चलेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।